आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आप लोगों के सपने पूरे हों, आप लोगों के एग्ज़ाम क्लियर हो और सफलता आपको मिले, ऐसी मैं भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एस्टेट मैथ की रामबाण क्लास नंबर 3 के साथ। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये जो क्लास है आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है उसके लिए मुझे कुछ 2018 का एक पेपर और मिला था जिसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो अच्छे हैं आपके लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इन क्वेश्चंस को भी करा दें। हालांकि इनके चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक 3 अंकों की संख्या 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है। यदि 13q7 11 से भाज्य है तो q - p का मान क्या होगा। ये कह रहा है कि भाई एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें हमने 984 को ऐड कर दिया, उससे हमें एक 4 डिजिट का नंबर मिल गया। तो कह रहा है ये जो 4 डिजिट का नंबर है दिस इज डिविजिबल बाई 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q - p। तो जैसा इसमें लिखा है वैसा लिखते हैं। संख्या क्या है 4p3, इसमें हमने क्या ऐड किया 984 को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने से जो रिजल्ट मिला वो कितना बना 13q7। ठीक है भाई। और ये जो 13q7 है भाई ये 11 से डिवाइड होती है, तो आपसे पूछ रहा है कि q - p जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं कि ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसको कैसे करोगे। पहले तो प्लस करके देखो, 4 और 3 7 आ रहे हैं, 9 और 4 13 आ रहे हैं। इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो सकती है वो मैं आपको बता दूं। p की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या 1 होगी। क्लियर है। 2 नहीं हो सकती, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये 2 होगी तो 8 और 2 10 और 1 हासिल आगे चला जाएगा, तो फिर ये जो एडिशन है ये गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं कि जो 13q7 जो है वो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है 9 इससे 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या आपको सिखाया था कि एक एक छोड़ के पोजीशन का आपने टोटल करना है। तो ऊपर का टोटल क्या है 1 + q और नीचे का टोटल कितना है 10। तो फिर मैंने आपको कहा था कि यहां पर ये जो टोटल आएंगे दोनों, इनको जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि यहां पर इस q को क्या रख दूं कि ये 10 बन जाए। तो तुम कहोगे अगर इस q की जगह हम 9 ले लें, ठीक है, अगर इस q को मैं 9 मान लूं इस q को, तो ये 9 और 1 10 बन जाएगा भाई। और ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल फिर क्या बन जाएगा 0। और मैंने आपको बताया था कि इसका 11 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है कि एक एक छोड़ के पोजीशन का सम करके उनका अंतर लेते हैं, तो वो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी कि वो नंबर फिर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर इसका मतलब मुझे 9 बनाना है। तो 9 कैसे बन सकता है जब मैं p को क्या रख दूं, क्या 0 रखने से 9 बनेगा। 8 और 0 तो 8 होंगे, यानी कि मैं अगर p को 1 रख दूंगा तो 1 और 8 9 बन जाएंगे। इसका मतलब जो p की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी वो क्या होगी 1 होगी। तो मुझे p की वैल्यू मिल गई है यहां से 1 और q की वैल्यू आपकी क्या है 9। क्लियर है। अगर यहां 1 रखूंगा तो 8 और 1 ये 9 बन जाएगा। तो q की वैल्यू भी मिल गई, p की वैल्यू मिल गई। तो आपसे पूछ क्या रहा था q - p क्या होगा। तो q की वैल्यू कितनी है 9 और p की वैल्यू है 1। आंसर इज 8। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है। ये मुझे पेपर मिला था तो मैंने सोचा कि इसमें ये कुछ एक क्वेश्चन अच्छे हैं तो क्यों ना आप लोगों को करवाए जाएं। तो ये हालांकि चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, ये नंबर सिस्टम का लगा लो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, एज का चैप्टर हमने इससे पिछली क्लास में किया था। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। कह रहा है अ पर्सन इज 14 ईयर्स एल्डर देन हिज सन। आफ्टर 2 ईयर हिज एज बिकम्स ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो अब देखो इसको करने के लिए क्या करना, मैंने आपको सिखाया था ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है 8 साल, 10 साल, 12 साल और 14 साल। ये किसकी उम्र लिखी है भाई पुत्र की। तो फादर की उम्र कैसे निकलेगी, आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है, तो मुझे बताओ अगर पुत्र की आयु में 14 साल ऐड कर देंगे तो ये कितने बन जाएगी फादर की एज बन जाएगी। इसमें 14 साल ऐड करेंगे
तो ये 24 बनेगी, इसमें 14 करेंगे ये 26 बन जाएगी, ये 28 बन जाएगी। क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई। तो पुत्र की आयु से आपने पिता की आयु को पता कर लिया इस पहली लाइन की मदद से। उसने कहा कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो मुझे बताओ 2 साल के बाद इसकी आयु 8 है, इसकी 22 है, 2 साल के बाद ये 10 का हो जाएगा और ये 24 का हो जाएगा, तो दुगना तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 2 साल के बाद ये 10 से कितना हो जाएगा 12 और ये 24 से कितना हो जाएगा 26, तो 12 का दुगना 26 नहीं होता। 2 साल के बाद ये हो जाएगा 14 का और ये हो जाएगा 28 का, तो यहां पर ये दुगना बन रहा है। देखो कैसे, 2 साल के बाद ये कितना बन जाएगा 12 + 2 यानी कि 14 साल का, 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 28 साल का, तो 14 का दुगना बन गया ना। और यही वो कह रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु का दुगना इसमें हो रहा है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो एज के क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, आसान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 28 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों व 21 संतरे के पेड़ों को पंक्ति के आधार पर इस प्रकार से लगाया जाना है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ हों, तो सभी पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो यहां क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास ये पेड़ हैं, ठीक है, इनको हमें इस तरह से लगाना है कि एक लाइन में एक ही तरह के पेड़ हों, ठीक है, और जितनी लाइनें उतना ये इस तरह से प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर, एक ही तरह के पेड़ होने चाहिए। ठीक, तो यहां पे अब आप इसको कैसे करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। ठीक है, क्या लेना होगा, एचसीएफ। इससे क्या पता लगेगा भाई, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जिससे ये पेड़ों की जो संख्या है वो एक लाइन में आ जाएगी। कैसे आएगी लाइन में, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं। मुझे बताओ इसका एचसीएफ निकालूंगा तो 7 चौके 28, 7 छिके 42, 7 या 21, एक ऐसा नंबर जिससे सारे कट जाए। तो इसका मतलब यहां से मुझे एचसीएफ कितना मिला, 7। ये 7 क्या मिला, इससे मुझे ये पता लग गया कि मुझे क्या करना है, 7 पेड़ लगाने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, हर लाइन में कितने पेड़ लगाने चाहिए, 7 पेड़ लगाने चाहिए। तो जैसे ये 4 लगे, 5, 6, 7, मुझे हर लाइन में 7 पेड़ लगाने चाहिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 7 पेड़ लगाऊंगा हर लाइन में, तो 28 पेड़ों से, जो आम के 28 पेड़ है हमारे पास, 28 पेड़ों की कितनी लाइन लगेगी, तुम कहोगे 4 लाइन लगेंगी। क्यों भाई, 7, 7, 7, ऐसे 28 पेड़ों से कितनी लाइन बनेगी, 4। 42 सेब के पेड़ों से कितनी बनेगी, 6 लाइन। आप मुझे बताओ, अब इनमें सारे आम के होंगे, इसमें सारे सेब के होंगे 6 लाइनों में, और फिर बची कौन से, 21 संतरे के हैं, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 लाइन यहां बनेगी। क्लियर है, और इन लाइनों में सारे एक ही तरह के पेड़ होंगे, तो कुल लाइनें कितनी बनेगी, 6, 4, 10 और 3, 13 लाइन, यानी कि टोटल 13 पंक्ति यहां बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपने ऐसे करके आना है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने दोबारा से इनको लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक जो है आपका, ये आपका पार्टनरशिप का, साझेदारी का एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में पीछे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक व्यापार में ए व सी के निवेश का अनुपात 2:1 है, जबकि ए व बी के निवेश का अनुपात 3:2 है। यदि उनका कुल लाभ रुपए में 1573 हो तो बी को कितना धन मिलेगा। कह रहे हैं कि इन अ बिजनेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 while the investment of A and B in the ratio 3:2. If the total profit is 1573 then find share of B. तो भाई देखो, ये पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का क्वेश्चन है। तो साझेदारी में जो लाभ होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो पूंजी किसने कितनी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है दिस डिपेंड अपॉन अमाउंट इनटू टाइम। जैसे मान लो 2-3 बंदे हैं जिन्होंने मिलकर बिजनेस कर लिया, तो जो बाद में प्रॉफिट होगा वो कैसे बटेगा, किसने कितना पैसा लगाया। एक तो ये फैक्टर होता है पैसा बांटने का, जो ज्यादा पैसा लगाएगा जाहिर सी बात है ज्यादा प्रॉफिट लेगा, और वो कितने टाइम के लिए लगाया ये भी एक फैक्टर है वहां पे। अब मान लो पैसा तो ज्यादा लगा दिया लेकिन लगाया केवल 2 महीने के लिए,
ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो जो जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगाता है उसके हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यही बेसिक कंसेप्ट है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के चैप्टर का। तो अब आप मुझे बताइए, ए और सी दो बंदे हैं जिन्होंने कितना लगाया, 2:1 में। इसका मतलब ए ने 2 रुपए लगा दिए, सी ने 1 रुपए लगा दिया। और ए और बी ने कितना लगाया भाई, इन्होंने लगाया 3:2 में। इसका मतलब ए ने 3 रुपए लगाए तो फिर बी ने 2 रुपए लगाए। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, इन्होंने कितना कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया। अब देखो यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कॉमन ए है। जो ए यहां पर है वही ए नीचे भी है। यहां तो ए ने 2 रुपए लगाए और यहां पर 3 लगाए, जबकि दोनों जगह ए सेम है, तो फिर ये इनका पैसा भी तो सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने का तरीका सुन लो क्या होगा। जिसको सेम करना है उसको देखो, वो यहां पे 3 लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाला ए यहां 2 लिखा है तो इसको यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से क्या होगा, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये बनेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जिसको सेम करना है, मुझे इसको सेम करना था ना, तो इस वाले से नीचे मल्टीप्लाई, इस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। तो अब देखो ए ऊपर भी 6 बन गया और ए नीचे भी 6 बन गया। तो यहां से ए बी सी की जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब क्या बनेगा, देखो ए ने कितने लगाए 6 रुपए, बी ने कितने लगाए 4 रुपए, और सी ने कितने लगाए भाई 3 रुपए। ठीक है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 6:4:3। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब मुझे बताओ कुल लाभ 1573। ध्यान दो भाई, जितने टाइम के लिए इसने लगाए उतने टाइम के लिए ही इसने भी लगाए, उतने ही टाइम के लिए इसने भी लगाए। तो टाइम अगर सेम है तो टाइम को यहां लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर इसका भी 1 साल कह दूं, इसका भी 1 साल, तो रेशियो में कॉमन चीज कट जाती है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ए लगा रहे, फिर उससे कम बी लगा रहा है और सबसे कम ये लगा रहा है। तो जो जितने पैसे लगाएगा वो हिस्सा तो उसी के हिसाब से मांगेगा, यानी कि सबसे ज्यादा ए लेगा। तो 6, 4, 10 और 3, 13 हिस्सों में अगर 1573 रुपए को बांट दिया जाए तो कितने से कटेगा, 13 एकम 13 बचा 27, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ठीक है, तो 121 रुपए का एक हिस्सा बनेगा। तो बी का हिस्सा पूछ रहा था, तो 121 को जब बी से गुना करेंगे तो 484 रुपए जो है ऑप्शन नंबर 2 वो बी का शेयर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। ये हमने कल पढ़ा भी था कि एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो और फिर अलग अलग इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये पढ़ा दिया था मैंने कल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई जो ठीक थे, अच्छे लगे, तो मैंने इसमें डाल दिए। अब हम करते हैं अपना फर्दर रिवीजन कंटिन्यू, क्योंकि इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो हमारा जो रिवीजन था उसमें आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन इसमें फिर अच्छा आ गया, तो यहां से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, पर 100 को ही परसेंटेज बोलते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, परसेंट, पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। तो पर 100 को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। पर 100 का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। जैसे मैं कह दूं कि मेरी जो सैलरी है वो हर साल 10% से बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ 10% का मतलब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। इसका मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए मेरे हर साल बढ़ जाते हैं, तो मैं 100 से माप रहा हूं। ठीक है, जैसे और मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा एक स्टूडेंट के एग्जाम में 70% मार्क्स आ गए। 70% का मतलब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। पर 100 को ही परसेंटेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 नंबर के पेपर में उसके 70 नंबर आ गए, तो हम 100 में से माप रहे हैं ना उसको, तो इसी को परसेंटेज बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो अब जो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब मैंने बता दिया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% बढ़ाई जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता था, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, तो दोनों मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें पूछा कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीज दे रखा है 50% का और 20% का, तो कह रहा है इसका एरिया जो है वो कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है भाई, आपको क्या करना है, बाय बेटा, तो हाँ ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, यहां पे इसके लिए एक फॉर्मूला फॉलो करना है जो है x + y + xy/100।
दो परसेंटेज वैल्यू से क्या नेट इफेक्ट आने वाला है इसको चेक करता है ये फॉर्मूला। यहां पर आपने x को क्या रखना है 50 और y को क्या रखना है 20। ध्यान दीजिएगा 50 और 20% दोनों बढ़े हुए हैं, तो बढ़ेंगे तो इनको प्लस लेना है, अगर ये घटे हुए होते तो फिर आप इनको माइनस में ले लेते। तो अब इसको यहां पे रखेंगे तो 50 प्लस 20 प्लस 50 गुना 20 बटे में 100, इससे काटाइए इससे काटाइए तो 50 और 20 70 और 70 और 10 80%। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि जो एरिया है वो कितना बढ़ गया 80% बढ़ गया। तो दो तरह से मैंने कहा क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई एरिया में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, क्वेश्चन काफी सारे आए हैं परसेंटेज में से। अगर पूछे कितने प्रतिशत एरिया में वृद्धि होगी तो जवाब क्या करना है 80% हो गई। क्लियर है? तो इसका 80% का मतलब ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसने पूछा था कितने गुना वृद्धि होगी, कितने गुना। अब ये कितने गुना कैसे निकलेगा भाई, नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया। आप मुझे बताइए 80% एरिया बढ़ गया, इस बात का मतलब क्या हुआ कि 100 एरिया था तो अब वो 80 बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला आपको कि 80%, मैंने बेसिक बताया था कि पर 100 ही परसेंटेज है, तो 80% को 80/100 लिखूंगा। तो एरिया जो है वो 80% बढ़ गया, यानी कि 100 पे 80 बढ़ गया, और इसको मैं काटूं तो मैं कहूंगा 5 एरिया पर 4 बढ़ गया, तो 4/5 गुना बढ़ गया। तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। क्लियर है? यहां तक बात ध्यान रखना। तो 4/5 गुना जो है वो आपका एरिया जो है बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे समझ लेना। तो दो तरह के क्वेश्चन, ये वाला परसेंटेज का और दूसरा, तो दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये फिर से आएगा क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, तो ये ध्यान से करके आना। ये पूछता किस तरह से, परसेंटेज में भी पूछता है। कह रहा है 10 लीटर दूध में 8% पानी है, इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण में पानी 4% रह जाए। इन 10 लीटर milk 8% is water, how much pure milk be added to gain a मिश्रण in which water is 4%। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो भाई, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसको करने के दो तरीके हैं, दो क्या और भी तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस 10 लीटर में से 8% पानी निकाल के दूध अलग कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर कितना इसमें मिलाया जाए तो वहां पे x मानना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूं। आसान तरीका क्या, मुझे बताओ 10 लीटर दूध में 8% पानी है, इस 8% पानी का मतलब वाटर है कितना 8%। 8% का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने अभी बताया 8% होता है 100 में से 8, यानी कि 8 हिस्से पानी के हैं, तो फिर दूध के कितने होंगे 92 हिस्से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि 10 लीटर दूध है उसमें 8% पानी है, यानी कि 10 लीटर एक मिक्सचर हमारे पास। यहां पर अगर ये बात समझ में आ गई तो ये हमें पहली लाइन से पता लगा। फिर क्या कह रहे हैं, इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण में 4% जो है वो पानी रह जाए। ये 4% रह जाए, तो अगर ये 4 होगा तो फिर ये 96 होगा भाई। 100 में से 4 हिस्से ये है तो फिर 96 ही होंगे। अब इसको काट के देखो, ये काट के इधर लिख रहा हूं मैं, देखो ये कटेगा। अगर मैं इसको काटूं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, यहां तक बात समझ में। इसको भी काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। क्लियर है? यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने याद रखना है जो चीज मिलाई जाएगी केवल वो चेंज होगी, जो नहीं मिलाई जाएगी वो फिक्स रहेगी। मतलब ये कि जैसे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी मिक्स कर दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इंक्रीज होंगे, परसेंटेज के तो उतने ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? या मैं कह दूं ये क्लास में बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए हैं, अगर उस क्लास में 5 बॉयज और बिठा दिए जाएं तो गर्ल्स की संख्या तो उतनी ही रहेगी ना। क्लियर है? तो याद रखना है जो चीज मिलाई जाए तो इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो दूध मिलाने से दूध की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो क्या हो गया, यहां पर तो पानी भी चेंज हो गया। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो हमें ये पानी जो है इसे फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि दूध मिलाया है तो दूध चेंज होना चाहिए था। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे भाई, इस नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 24 दूनी 48, 2 एकम 2। इसका मतलब अब ये हो गया
पानी पहले भी 2 हिस्से था, बाद में भी 2 हिस्से था, लेकिन दूध 23 से 48 हो गया। तो तुम मुझे बता सकते हो 23 वाली चीज अगर 48 हो जाए तो कितना चेंज होगा उसके अंदर? तो तुम कहोगे उसके अंदर 25 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो 25 जो है वो बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ ही हमसे पूछ रहा था ये किसके बराबर होगा। उसने पूछा ना इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए, तो इस 25 की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 10 लीटर दूध था ना, ठीक है, और जिसमें 8% पानी भी मिला हुआ है, ध्यान रखना वो प्योर दूध नहीं है, उसमें 8% पानी भी है। तो ये जो वैल्यू है अब कंपेयर करनी पड़ेगी। कैसे? मुझे बताओ, ये शुरुआत में टोटल 10 लीटर है, इसके हिसाब से शुरुआत में कितना दिख रहा है आपको? आप कहोगे इसके हिसाब से तो ये 25 दिख रहा है। क्यों भाई? अब ये बन गया ना हमारा, तो इसके हिसाब से है ये 25 है, लेकिन ये क्वेश्चन में 10 लीटर के बराबर दे रखा है, यानी कि 25 की वैल्यू जो है वो 10 लीटर है। तो ये आपसे 25 पूछ रहा था तो आंसर ही आ गया। क्लियर है? अगर यहां पे 10 की वैल्यू पूछता, सुनो ध्यान से, अगर ये रेशियो में 10 का चेंज होता तो मैं कहता 25 की वैल्यू है 10, 10 की वैल्यू क्या होगी, फिर 10 की निकाल देता, 10/25 गुना में 10 करके। लेकिन यहां तो ये 25 बढ़ गया ना, 23 वाला रेशियो 48 हो गया, इसका मतलब 25 बढ़ गया और 25 की वैल्यू ही आपने निकालनी थी। तो कंपेयर करने से बाई चांस ये यही आ गया, तो इसका जो आंसर है वो 10 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बनेगा यहां पे। क्लियर है यहां तक? तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो इस तरीके से आपने करना है, तरीके और भी हो सकते हैं, पर ये आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि किस तरीके से करना था? ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले क्या करना है, इनको काट के छोटा कर लिया, फिर उसके बाद जो चीज नहीं मिलाई गई उसको फिक्स करना है। तो ये 2 है तो इसको 2 कैसे बनाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले रेशियो को, तो ये 2 और ये 48 हो गया। तो 23 वाली चीज 48, 25 बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने इसमें और दूध मिला दिया था। उसके बाद फिर कंपेयर करना होता है, 10 लीटर शुरुआत का है तो इसके हिसाब से 25 है शुरुआत का, तो 25 की वैल्यू 10 लीटर है, तो 25 की वैल्यू ही निकालनी थी, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन यहां पर आ गया है। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? यदि ताजे अंगूर में 95% पानी होता है और सूखे अंगूर में 5% पानी होता है, तो 400 ग्राम सूखा अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर चाहिए? कह रहा है कि जो फ्रेश ग्रेप्स हैं उसमें 95% वाटर है और ड्राई ग्रेप्स में 5% वाटर है। देन हाउ मच फ्रेश ग्रेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ड्राई ग्रेप्स। तो इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिखेंगे। कैसे? 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको टोटल फ्रेश ग्रेप्स दे देगा, पूछेगा इससे कितना ड्राई ग्रेप्स बनेगा, यानी कि प्योर दे दिया, उससे कितना सूखा बन सकता है। इसमें क्या पूछा? सूखा आपको दे दिया, इसको बनाने के लिए कितना आपको फ्रेश फ्रूट चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन, अगेन कंसेप्ट सेम रहेगा। मैंने कहा जो चीज चेंज हो उसे नहीं लेना, जो फिक्स है उसे देखना है। तो आप मुझे बताइए, पहले 95% वाटर है और बाद में 5% वाटर है, इट मींस कि पानी जो है वो चेंज हो रहा है, तो पानी को कंसीडर नहीं करना। पहले पानी कितना है? 95% था, तो फिर इसके हिसाब से फ्रूट कितना होगा? तुम कहोगे 5% होगा। ये कब की बात है? पहले की बात है। बाद में कब क्या हो जाता है? बाद में क्या हो जाता है कि 5% पानी हो जाता है, और फिर 5% पानी होगा तो 95% क्या होगा? फ्रूट होगा। तो आपने इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि पानी तो चेंज हो रहा है। तो जो चीज फिक्स होती है उसको कंसीडर करना है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? उसने कहा कितना किलोग्राम ताजा अंगूर चाहिए, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसको क्या ले लूंगा? x ले लूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ x क्या है? ये टोटल है और मुझे इससे क्या बनाना है? फ्रूट बनाना है। तो x का फ्रूट शुरुआत में कितना था? 5%, तो इसका 5% जो है वो फ्रूट निकलेगा। ठीक है, फिर जो है वो सूखा ये 400 ग्राम सूखा अंगूर, यानी कि ये बाद वाली बात होगी, क्योंकि पहले तो वो फ्रेश रहा होगा, बाद में ही वो सूखा अंगूर बना होगा। तो बाद में ये कितना बन गया? 95%। किसका? ये 95% जो है क्यों, कौन सी वैल्यू है? ये 400 ग्राम की है, जो फाइनल फ्रूट हमारे पास मिल गया। तो ये हमने करना है 95% किसका? 400 ग्राम का। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? फिर से अगर मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि मेरे पास टोटल 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है,
इससे मुझे कितना किलोग्राम ड्राई फ्रूट मिलेगा, तो फिर मैं इसको लिखता 100 किलोग्राम का 5% इक्वल टू x किलोग्राम का 95%। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन इधर से इधर भी पूछ सकता था और इधर का देके इधर भी पूछ सकता था, तो आप इस बात को याद रखें, पहली बार वाला परसेंटेज इधर लिखना है, बाद वाला 95 इधर लिखना है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करेंगे तो देखो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, इसका भी नीचे क्या लगेगा 100, तो इससे तो ये कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई। अब 5 से ये काटा 19 पे कटा, क्लियर है यहां तक। अब देखो 19 गुना 400 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया, लेकिन आंसर किलोग्राम में है, तो भाई किलोग्राम बनाने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट गया, 19 चौके 76, 76 बटे में 10 यानी कि 7.6 किलोग्राम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। यानी कि इतना अगर हमारे पास फ्रेश फ्रूट होगा तो इससे ही हम 400 ग्राम ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। दूसरा टाइप मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। 100 से कितना किलोग्राम, तो कोई भी पूछ सकता था, तो ये पीजीटी लेवल का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो चीजें बड़ी आसान है, समझ में आप लोगों को आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल परेशानी लैंग्वेज के टर्म में या किसी भी तरह से अगर है तो आप मुझे बताएं। और वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट हु स्कोर 30% fails by 5 marks while another candidates who score 40% marks gets 10 marks more देन द मिनिमम पास मार्क्स, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर। कह रहे कि एक प्रतियोगी है जो 30% अंक अगर प्राप्त करता है तो वो 5 से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक मिलते हैं जो कि पास होने से 10 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी कि मिनिमम पास मार्क्स आपसे पास होने वाले पूछ रहे हैं। यहां पर 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मिनिमम पास मार्क्स भी पूछ सकता था, टोटल मार्क्स भी पूछ सकता था एग्जाम के, और पास का परसेंटेज भी पूछ सकता था। तो तीनों क्वेश्चन मैं यहां पे आपको फटाफट दिखाता हूं। आपने करना क्या है उसे सुने ध्यान से। यहां पर 30% है, यहां पे 40% है, आपने इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लिखना है डायरेक्टली। कितना बनेगा 10%। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इन दोनों परसेंटेज का अंतर कितना होगा 10% आपने लिख देना है। फिर यहां पे 5 नंबर है, यहां पे 10 नंबर है। 5 नंबर से क्या हुआ था, फेल हुआ था, और 10 नंबर से क्या हुआ है, पास, ठीक है। जब फेल और पास आ जाए तो 5 + 10 ऐड करके आपने यहां पे लिख देना है। इसका मतलब 10% की वैल्यू 15 नंबर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। आपको बता दूं यहां पे मार्क्स के साथ क्या करना है, अगर फेल और पास आ जाए तो मार्क्स को आपने प्लस करना है, यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस करना है। अगर यहां पे भी फेल होता और यहां पे भी फेल होता था, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो आपने इन दोनों मार्क्स को फिर माइनस करना था। अगर दोनों बार पास पास आ जाए तो भी आपने मार्क्स को माइनस करना था, इन दोनों मार्क्स को फिर आपने माइनस कर लेना था। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी बात मैं मार्क्स के लिए कर रहा हूं, परसेंटेज को सिर्फ माइनस ही करना है, चाहे फेल हो, चाहे पास हो या फेल पास हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो यहां पे 10% की वैल्यू 15 मार्क्स आ गई। तो अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। अगर पूछता क्वेश्चन में टोटल मार्क्स एग्जाम के कितने हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहता कि टोटल मार्क्स के लिए क्या करूं, मैंने कहा 10% नंबर अगर 15 नंबर के बराबर हैं तो टोटल मार्क्स तो 100% होंगे। तो 100% कैसे बन सकता है, इसको 10 गुना कर दो। तो ध्यान दो, इसको भी 10 गुना कर देना, तो 150 मार्क्स जो है वो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कभी आप सोचो कि डी ऑप्शन आंसर आ गया, नहीं। उसने क्या कहा, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, यानी कि मिनिमम उत्तीर्णांक क्या है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्लियर। अब देखो टोटल मार्क्स निकालने आगे, दूसरा क्वेश्चन मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स ये कैसे निकलेगा। अब देखो, अब मुझे बताओ, निकलेगा इसी से। ध्यान रखना 10% जो है वो 15 मार्क्स के बराबर है। ध्यान रखना, जो भी चीज मैथमेटिक्स से पूछी जाती है वो राइट साइड पे रखते हैं। इसने मार्क्स पूछा तो मैं मार्क्स को राइट साइड में ले रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ, अगर 10% 15 नंबर के बराबर है तो एक स्टूडेंट के 30% नंबर आए थे, तो 30% नंबर थे कितने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 30% बन जाएगा। ये कितना बन गया, 3 से मल्टीप्लाई, 15 × 3 = 45। इसका मतलब 30% की वैल्यू है 45, तो मैं कहूंगा उस स्टूडेंट के 45 नंबर आए थे, ठीक है। लेकिन जब 45 नंबर आए थे तो वो 5 अंकों से तो फेल हुआ था ना। तो भाई
इसको ये 5 नंबर और दे दूं तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा? और यही है आपका मिनिमम पास मार्क्स, सो आंसर इज 50। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, कभी आप सोचो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो तो टोटल मार्क्स पूछे तब बताना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए इस सिंगल क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता था? वो ये भी पूछ सकता था कि पास होने का परसेंटेज कितना है, यानी कि एग्जाम में क्लियर करने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए थे। तो इसी चीज का, अच्छा ये जो आंसर मैंने बताया ना मिनिमम पास मार्क्स, वो यहां से भी निकल सकता है। यहां से कैसे निकालोगे? 10% की वैल्यू 15, तो 40% के लिए 15 चौके 60 नंबर आ जाएंगे। लेकिन 60 नंबर आए थे तो वो 10 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा थे, तो 60 में से 10 माइनस करना, फिर 50 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब अगर परसेंटेज निकालना है, उसने बोला पासिंग परसेंटेज कितना होगा भाई, तो मैंने अभी क्या बात बोली थी? मैंने आपको समझाया था कि जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, तो इसी से आपका क्वेश्चन होगा। अब की बार मैं क्या लिखूंगा? थर्ड क्या निकाल रहा हूं, ये भी लिख देता हूं, पास परसेंटेज। पास परसेंटेज यानी कि कहते हैं ना भाई कितने % वाला पास हो जाएगा, वो निकालना है। तो 15 मार्क्स, अब की बार मैं क्या लिख रहा हूं? 15 मार्क्स इक्वल टू 10% के बराबर है। मैंने अब की बार ऐसा लिखा, जो चीज पूछी वो राइट साइड में लिखी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि 5 नंबर से कोई कैंडिडेट फेल हो गया तो 5 नंबर कितना % बना रहा होगा? तो अगर 15 नंबर 10% बना रहे हैं तो 5 नंबर कितना बनाएंगे? 10/15 इंटू में 5, तो 5 × 15, 3 सही 1/3% बनाएगा। क्लियर है? तो फिर मैं यहां से कहूंगा पास परसेंटेज कितना होगा? 30% प्लस 3 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% जो है वो पासिंग परसेंटेज आएगा। तो देखो सारा क्वेश्चन इससे चल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फटाफट लिखना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन खूब आता है आपका एग्जाम में, तो इसको कैसे करना है उसको भी देख लें। देखो भाई क्या कह रहे हो? वो कह रहे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? सिंपल शब्दों में समझते हैं। कह रहे एक एग्जाम है जिसमें 60% कैंडिडेट इंग्लिश में और 70% कैंडिडेट मैथ में पास हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास होना। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल हो गए। अगर 2500 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपसे वो पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है ना 2500, यहां पे आपने क्वेश्चन को लेके आना है। अब वो आएगा कैसे उसको भी सुन लो। क्वेश्चन को चलाने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सीधा से समझाता हूं। 60% इंग्लिश में क्या हो गए? पास। 60% इंग्लिश में क्या हो गए? पास। मैं पास में चला रहा हूं क्वेश्चन को, फेल में भी चला सकते थे। 70% किस में हो गए? मैथ में। लो भाई मैथ के पास वाले लिख दिए। क्लियर है? अब तुम एक बार टोटल करके देखो। मैंने कहा 60% इसमें पास हो गए, 70 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 130% पास हो गए। अब 130% पास हो गए, ये बात क्या बनी इसको भी सुनो। 130% पास होने का मतलब होता है 130% को क्या लिखते हो तुम? 130/100 लिखते हो ना। इसका मतलब 100 बच्चों ने पेपर दिया था और 130 पास हो गए। हो सकता है पड़ोसियों के भी पास हो गए। जो पेपर नहीं देने गए थे ना कोरोना में, वो घर बैठे बैठे पास हो गए। ठीक है, तो 100 बच्चों की जगह 130 पास होना, ये बात गलत है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम काउंटिंग कर रहे थे, मैंने कहा इंग्लिश में पास कौन कौन से कैंडिडेट है, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया, मैंने काउंट कर लिया। मैंने कहा मैथ में कौन कौन से पास है, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। मैंने कहा यार ये तो 130 हो गए, ऐसा क्यों? फिर मुझे लगा यार कुछ ऐसा तो नहीं कहीं कोई बच्चा दोनों सब्जेक्ट में पास हो। अब आप एक बार बताओ, मान लो कोई बच्चा दोनों जगह पास था तो उसने 2 बार हाथ खड़ा किया होगा ना। तो अगर वो 2 बार हाथ खड़ा करेगा तो फिर वो 2 बार गिना जाएगा, और जायज सी बात है अगर कोई 2 बार गिना जाएगा तो टोटल ज्यादा ही आएगा। तो अब ऐसे कितने बच्चे थे, वो कहां से निकलेंगे? 20% कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए थे? फेल हुए थे। तो अगर 20% फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में तो 80% तो दोनों में पास हुए ना। तो वो 80% जो है वो दोनों में क्या थे? पास। ये कॉमन चीज है, तो पास में क्वेश्चन चल रहा है ये इंग्लिश और मैथ वाले। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 50% स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होंगे जो पास होंगे। देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन पास में चल रहा है। तो 50% स्टूडेंट, ये माइनस किया है, ये 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हैं दोनों सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है?
तो ये ध्यान रखना, ये टोटल क्यों बढ़ा था वो आपको पता लग गया। अब ये तो 50% पास वाले कैंडिडेट हैं, यही तो है 2500। इसने बोला कि 2500 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास रहे हों, तो मैं कहूंगा 50% की वैल्यू जो है वो 2500 है। तो उसने पूछा कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो 50 का डबल कर दो, यानी कि 100%। 100% होता है टोटल, तो 2500 का डबल हो जाएगा, तो कितना बनेगा 5000। तो 5000 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन आपका फेल में भी चल सकता था। कैसे? मैं इधर लिख के दिखाता हूं फेल में कैसे चलता। अगर 60% इंग्लिश में पास हैं तो फेल कितने होंगे आप मुझे बताओ। 60 पास हैं तो 40% फेल हो गए। 70% मैथ में पास हैं तो 30% फेल हो गए। टोटल कितने हो गए? 70%। इस टोटल 70% में 20% बच्चे ऐसे थे जो कॉमन थे, तो उस 20% कॉमन चीज को आपने माइनस करना है। ठीक है, ये लिखा है ना इसमें 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो 20% को माइनस। देखो ये फेल वाले लिए मैंने, ये भी फेल, कॉमन फेल घटा दिए तो 50%। तो 50% कौन से हैं भाई? जो फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो 50% फेल हुए हैं, तो फिर पास कितने होंगे? बाकी के बच्चे 50%। तो ऐसे दोनों तरीके से आप चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से ही ऐसा एक क्वेश्चन है, तो इसमें तो बिल्कुल आसान पूछा है। ये थोड़ा सा एक आगे के लेवल का क्वेश्चन था। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण मतलब पास हुए, 85% मैथ में पास हुए, 73% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? ध्यान दीजिए, फेल पूछ लिया। तो आप चलाते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में कितने हैं? 80%। कौन से में ले रहा हूं मैं? पास वाले ले रहा हूं। ठीक है, फेल में भी चला सकते हैं, ये बताया था। फिर 85% मैथ में क्या हो गए? पास। टोटल कितने पास हो गए? 165%। यानी कि 100 ने पेपर दिया, 165 पास हो गए। गड़बड़ हो गई ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 73% ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास थे और वो 2 बार गिने गए। तो 73% को इसमें से माइनस कर दो, ये बन गया 92%। ये कौन से आ रहे हैं? ध्यान दो, पास में चल रहा है ना पूरा क्वेश्चन, तो पास वाले आ रहे हैं। तो 92% कैंडिडेट अगर पास हैं तो इसका मतलब 100 में से 92 पास हैं। तो फेल वाले कितने बच गए? तो 100 में से 92 घटा दो, 8% फेल हैं। तो यही पूछ रहा था, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल? ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है परसेंटेज? तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान से देख लेना। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दें कि क्षेत्रफल लगभग समान रहे? ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा पूछा है। एक स्टेटमेंट और बताता हूं इसका। इसमें ऐसा भी दे सकता था, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, इनकम ए की बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने % कम है? फिर से सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पहचान सुन लो क्या होती है। एक साइड बोला बढ़ा दें तो दूसरी साइड बोला कितना घटा दें। एक साइड बढ़ा दें तो दूसरी साइड कितनी घटा दें, तभी तो वो लेवल रहेगा। ठीक है, मान लो कोई सब्जी महंगी हो गई, कोई चीज, टमाटर महंगे हो गए, तो क्या ज्यादा खाओगे? टमाटर महंगे हो गए तो उसकी खपत कम कर दो, सो दैट कि जो खर्चा है आपका मंथली वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन की सीधी सी ट्रिक बताता हूं क्या करना है। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिर्फ पहली लाइन पढ़ो। किसी आयत होता है रेक्टेंगल इंग्लिश वालों के लिए, जो आयत है उसकी जो लेंथ है 60% बढ़ा दी, तो बस इतना सही पढ़ना है। 60 बढ़ा दी तो आपने लिखना है ऊपर 60, बढ़ा दी तो नीचे 100 में 60 को प्लस करके लिखना है। और कितने % हो गया, तो परसेंट बनाने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें। किसी को ऐसा लगे कि सर परसेंट क्यों लगाया, तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बाद में आंसर में लगा देना परसेंट। तो अब ये आपने करना था, तो 60/160 गुना में 100। फिर से सुन लो, अगर आयत की रेक्टेंगल की लेंथ को डिक्रीज कर दे 60% से, तो ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया जाए, तो फिर उसमें क्या होता 60/100 - 60, फिर 100 में से 60 को घटाना था नीचे। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे तो देखो इससे क्या बनेगा, 0 से 0 कटी, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 2500, 25 तिया 75, 75/2 यानी कि 37.5% जो है। अगर कोई यहां परसेंटेज नहीं लगाना ना स्टार्टिंग से, तो कोई बात नहीं, यहां लगा देना, तो कितने % फर्क पड़ेगा, 37.5। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन टीजीटी लेवल का। भाई क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि m का n% प्लस n का n% इक्वल टू mn का 2% हो, तो n जो है वो m का कितने % होगा। ध्यान रखना, यहां पर एक खास पॉइंट है, का से
इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में जो लास्ट लाइन होगी, देन n इज व्हाट परसेंट ऑफ m, ठीक है, का से ऑफ देन, ये खास बात बता रहा हूं, ये जिसके साथ भी लिखा हो उसको परसेंटेज बनाते समय नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 20 पैसे 2 रुपए का कितना परसेंट होगा, अगर ये आपसे पूछूं तो तुम इसको कैसे कहोगे कि 20 पैसे 2 रुपए का, तो 2 रुपए का तो 2 रुपए नीचे रख देंगे, कितना परसेंट होगा इनटू में 100, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? तो ध्यान रखना 20 पैसा इंग्लिश में होगा 20 पैसा इज हाउ मच परसेंट ऑफ ₹2, तो ऑफ किसके साथ लग रहा है, 2 रुपीज के साथ, तो इसको नीचे रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये पैसे हैं तो इसको भी पैसे बनाएंगे, तो यहां से आंसर बनेगा आपका 10%। तो ये बात मैं आपको समझा रहा था, ध्यान से इस बात को ध्यान रखना। अब इस बात को लिखता हूं, m का n%, क्या लिखोगे, m का मतलब m परसेंट, तो परसेंटेज के नाम का क्या लगेगा भाई, नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। m का m%, परसेंटेज हटता है तो मैंने कहा था नीचे 100 लगता है, प्लस में n का n%, ये बात भी समझ में आ गई, इक्वल टू क्या, mn का 2%, ऐसे लिखा है ना भाई, mn का 2%। तो जैसा लिखा था मैंने सारा लिख दिया। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो मुझे बताओ यहां पे क्या बन गया, m² प्लस n², और दोनों के बटे में 100 है तो इस 100 को मैंने यहां पे बाहर कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वल टू 2mn अपॉन में 100। काटना मत इसको, कभी 2 से उड़ा दो। अब देखो ये अब काटेंगे इधर से, मैंने बताया था बराबर आ जाए तो पैर से पैर कट सकता है, सिर से सिर कट सकते हैं। तो यहां से m² प्लस n² और ये इधर आ जाएगा तो -2mn, दिस इज इक्वल टू 0। और आपको बता दें ये m माइनस n के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जिससे मैं कहूंगा m माइनस n इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू n, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई भाई यहाँ पे, क्लियर। इसको काटने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया तो दोनों साइड करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर m माइनस n 0 के बराबर, तो m की वैल्यू क्या बन गई, n, यानी कि m जो है वो n के बराबर है। तो क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था n m का कितने परसेंट है, तो n m का कितने परसेंट है, और मैंने आपको बताया था जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ ये कितने परसेंट है, ये दोनों सेम नहीं है क्या, m n के बराबर है। मुझे बताओ अगर m की वैल्यू 5 है तो n की भी तो 5 होगी ना, तो इसका मतलब 5/5 करूंगा तो ये तो कट जाएंगे ना आपस में, तो आंसर कितना बनेगा 100%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो इस तरीके से करना था, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, ऐसा करवाया था मैंने पीछे, किसी को जब नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा सारा। बिल्कुल परसेंटेज से डील कर रही है, हो सकता है आप अलग तरीके से करते हैं उसको, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके x मान के, लेकिन मैं देखो जैसे बता रहा हूं। बोला 60 लीटर वजनी दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 10%। इसका मतलब वाटर कितना है 10%। इसका मतलब 100 में से 10 हिस्से ये है, तो फिर मिल्क कितना होगा 90 हिस्से। क्लियर है यहां तक बात? इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू मेक 25% वाटर। तो वाटर अगर 25% होगा तो फिर मिल्क तो 75% रह जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? 100 में से 25 हिस्से ये तो 75 हिस्से ये। तो अब आप मुझे बताओ इसको मैं काट दूं तो यहां पे रेशियो कितना बनेगा, ये बन गया 9:1। इधर लिख रहा हूं भाई, उधर इधर अड़ता, ठीक है। इसको काटूंगा तो ये कितना बनेगा 25 एकम 25, 25 दिया 75। यहां तक बात समझ में आई? अब मुझे बताओ इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो पानी मिलाने से पानी वाली वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, मिल्क की वैल्यू क्यों चेंज हो गई? मैंने कहा था जो चीज मिलाई जाएगी वो चेंज होना चाहिए, तो फिर यहां पे ये चेंज नहीं होना चाहिए था। तो इनको फिक्स कैसे करते हैं, ये 9 है तो इसको 9 कैसे बना सकता हूं भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 तिया 9, 3 एकम 3। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दूध पहले भी 9 था, अब भी 9 है, लेकिन पानी 1 से 3 हो गया। तो 1 से 3 पानी हो गया, इसका मतलब पानी कितना बढ़ गया? तुम कहोगे पानी 2 बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने मिलाया है भाई, तभी तो बढ़ा। तो 2 पानी जो बढ़ गया, इसी की वैल्यू को आपसे पूछ रहे हैं ये किसके बराबर होगी। यहां तक समझ में आया भाई? अब करते हैं कंपेयर। कंपेयर कैसे? टोटल 60 लीटर था, ठीक है, इसके हिसाब से 60 लीटर है, लेकिन इसके हिसाब से तो कितना है,
अब ये नहीं देखना इधर से, ये देखना है 9 और 1 10, तो इसके हिसाब से 10 है जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है 60 लीटर। तो 10 अगर 60 के बराबर है तो फिर 2 किसके बराबर होगा, तो 60/10 गुना में 2, तो 10 से काटा 6 पे, ये होगा 12 लीटर के बराबर। यानी कि अगर 10 हिस्से 60 बनाएंगे तो एक हिस्सा 6 बनाएगा और 2 हिस्से 12 बनाएंगे। तो यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। क्लियर है यहां तक बात? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी। कह रहा है 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं। आउट ऑफ 15 पर्सन्स 7 रीड्स हिंदी, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8 रीड्स इंग्लिश एंड 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ता है, यानी कि 3 पीपल डजंट रीड एनी लैंग्वेज। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? देन हाउ मेनी पर्सन्स रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, अब से एक सिंपल सी बात है, टोटल व्यक्ति कितने थे? तुमने कहा टोटल है 15, मैंने कहा इनमें से उनको निकाल दो जो कुछ पढ़ते ही नहीं। 3 ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, तो ना पढ़ने वालों को बाहर निकाल दो और केवल पढ़ने वालों को रख दो। ये कौन से हैं भाई? पढ़ने वाले। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं जो कि कितने हैं 12। ये ना पढ़ने वाले मैंने निकाल दिए। अब मुझे बताओ इन पढ़ने वालों में से, वो कह रहा है कि 7 बंदे तो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 7, और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 8। तो मुझे बताओ टोटल पढ़ने वाले कितने हुए 15। ये कह रहे पढ़ने वाले 15 बंदे हैं, मैं कह रहा हूं पढ़ने वाले तो 12 बंदे हैं। तो ये ज्यादा क्यों हो गए? ये ज्यादा इसलिए हो गए कि कुछ बंदे ऐसे थे जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते थे। क्लियर है? तो दोनों लैंग्वेज पढ़ते थे तभी तो वो टोटल ज्यादा हुआ। मैंने कहा हिंदी वाले हाथ खड़ा करो, उन्होंने कर लिया। मैंने कहा इंग्लिश वाले हाथ खड़ा करो, उन्होंने फिर से कर लिया। तो एक बंदा दोनों लैंग्वेज पढ़ता था तो वो 2 बार गिना जाएगा, तो जाहिर सी बात है टोटल बढ़कर आएगा। तो अब इसमें से पढ़ने वाले जो हैं वो माइनस कर देंगे, ये 3 एक्स्ट्रा ऐसे बच गए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते थे, तभी तो टोटल 12 होने की बजाय 15 हो गया था। तो आंसर क्या बनेगा? 3। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी होते हैं, तो वेन डायग्राम हमने अप्लाई नहीं किया, बिना वेन डायग्राम के समझा दिया आपको, और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। समझाया हुआ आता है समझ में? ठीक है, कैसा लग रहा है मेथड तो बताना मुझे। ठीक है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी की आय सी की आय से 20% अधिक हो, इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन सीज इनकम, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच % मोर देन सीज इनकम। मतलब क्या है, समझाता हूं। इसको करने के ना कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो समझाऊंगा वो बिल्कुल आसान होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, ए के पास बी से ज्यादा है और बी के पास सी से ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तो ए के पास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए याद करो, मैंने एक फॉर्मूला ऐसे तुम्हें बताया था इस चैप्टर को शुरू करते ही कि 2% से क्या चेंज आएगा उसको ये फॉर्मूला बताएगा। तो इसमें x की वैल्यू क्या ले लेना 25, y की वैल्यू क्या ले लेना 20, और लगा देना 25 + 20 + 25 × 20 बटे में 100। ठीक है, तो यहां से 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 25 और 20 45, 45 और 5 50%, यानी कि ए के पास सी से 50% ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तरीके और भी हो सकते थे इसको करने के, रेशियो बना के भी हो सकता था, डायरेक्ट परसेंटेज से भी डील कर सकते थे, लेकिन आप इसको करके आना, ये सबसे ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इसको बिना लिखे भी कर सकते हो भाई, 25 और 20 45, और 25 × 20 बटे 100, तो 5 वहां से आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और भी हो सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, फिर आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो संख्या क्या होगी? इफ 60% ऑफ अ नंबर, 60% को कैसे लिखोगे? बटे में 100 करके। इसका 3/5 इज 36, ये 36 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? तो आप ध्यान रखना, इसको पलट पलट के मत लिखना, आपको सिखा रखा है कि ऐसे सबको काटना आता है, 2 × 6 2 × 10। अब ऐसे काटना आता है तो बराबर आने से सिर से सिर भी कट सकता है, पैर से पैर भी, तो पैर तो है ही नहीं, तो सिर से सिर काटते हैं। 3 × 9 = 36। ठीक है, मैंने सीधा काट दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो 5 पंजे 25 = 100, तो आंसर बनेगा इसका 100, ऑप्शन नंबर 2।
क्लियर है यहां तक बात? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक से अनुतीर्ण हो गया। अनुतीर्ण का मतलब होता है फेल होना। अमित गोट 175 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 35 मार्क्स। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है, तो पूर्णांक क्या होगा? इफ पास परसेंटेज इज 35% देन फाइंड द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स पूछ लिए। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, उसके 175 नंबर आ गए और फिर भी बेचारा क्या हो गया, 35 से फेल हो गया। तो इसको 35 अगर और दे दें तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और पास हो गया तो मैं कहूंगा कि फिर ये 35% नंबर आ गए उसके। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां से मैं कहूंगा 210 नंबर जो है वो 35% की वैल्यू है। ठीक है, तो 35% 210 अंक हैं, तो 100% किसके बराबर हो गए? 100% हो गए टोटल मार्क्स। तो 310 बटे में 35 गुणा में 100। काट दो इसको, 7 पंजे 35, 7 के 21 0, 5 6 के 30, कितना बन गया? 600। यानी कि 600 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करना था ये अगेन क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या वाला। क्या कह रहा है भाई? एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले साल इसमें 20% की वृद्धि हुई, दूसरे साल इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज की बता दी और 2 साल के बाद की पूछ ली। दूसरा क्या हो सकता है? अब की बता दी, 2 साल पहले की पूछ ली। एक फ्यूचर का क्वेश्चन और एक पास्ट का। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? 8500 यानी कि आज की लिख दो, आज की लिख दो। आगे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, नया साल है, आगे बढ़ना है, तो इसमें भी आगे बढ़ना है। कैसे? तो आज की है जो वो लिख दो इनटू में। पहले साल 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 100 पर 20 बढ़ गया तो 120% हो गया। 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 20% होता है 20 बटे 100। इसका मतलब 100 जनसंख्या थी तो अब वो 20 बढ़ गई तो 120 हो गई ना। तो इसका 120% निकाल देना। तुम क्या करते हो? इसका 20% निकाल के ऐड करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगले साल कितनी वृद्धि होगी? 25% की। तो इस बढ़ी हुई का फिर से क्या निकाल दो? 125%, और ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आंसर कितना बनेगा? देखो इससे कटाइए, 25 पंजे 125, 25 के 100, 4 3 12 0, 30 आ गया। तो ये कितना बन गया आपका? इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 1 0 तो लगेगी, 15 पंजे 75, 15 8 120 और 7 27, 12750। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आसान था। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, अच्छा ध्यान रखना, यहां बढ़े तो 100 में प्लस करके ऊपर लिखना है। अगर 20% घटी होती तो फिर यहां 80 लिखते। बात याद रहेगी? ठीक है। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आ सकता था? बोला एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, पहले साल बढ़ी, एक शहर की जनसंख्या पहले साल बढ़ी 20% से, दूसरे साल बढ़ी 25% से। बोला अगर अब जनसंख्या 12,750 है तो पहले जनसंख्या कितनी थी? तो पहले वाले की नहीं पता ना। ध्यान रखना, जब भी आगे चलाना हो क्वेश्चन फिर तो उस वैल्यू को लेके आंसर निकाल दो, यानी कि फ्यूचर की बात करें। जब पास्ट की बात करें तो ये वाली बात तो नहीं पता ना कि पहले कितनी थी। बोला अब इतनी होगी तो फिर यहां x मान लो और इसको सोल्व कर दो। तो ये चीज सोल्व करेंगे तो फिर से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, आ गया वो वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था ना, ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है HSSC वालों का, यही आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, PRT लेवल में, TGT में, PGT में, सब में आया ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? यदि A की आय B की आय से 20% कम हो तो B की आय A की आय से कितने % अधिक है? इफ इनकम ऑफ A इज 20% लेस देन इनकम ऑफ B, देन B's इनकम इज हाउ मच % मोर देन A's इनकम। क्लियर है? तो देखो एक साइड कम है तो दूसरी साइड अधिक है, तो ये पहचान है इसकी। तो तुमने क्या करना है? 20% कम है तो ऊपर लिखना है 20, नीचे 100 में से 20 घटा के लिखना है 80 और गुना में 100। तो 20 तो के 80, 4 से कटा 25 पे, तो 25%। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली लाइन A की आय B से 20% कम, तो जितनी कम बटे 100 में से माइनस करके इंटू में 100, 25%। ऑप्शन नंबर 2। आगे समझ में? क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन जो पहले आया था ना, अब देखते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% and its denominator increased by 350%, then the fraction becomes 5/12. Find the original fraction. अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो भाई, 200%। पहले तो इस 200% को देखो, मैंने क्या कहा था, पर 100 ही परसेंटेज है, तो इसका मतलब परसेंट हटा दो, नीचे 100 लगा। यानी कि अगर कोई नंबर 100 है और उसमें 200% वृद्धि कर दूं, तो इसका मतलब 100 वाली चीज 200 बढ़ गई, तो 100 वाली 200 बढ़ गई तो कितनी बन जाएगी, 300। क्या ये बात समझ में आई? फिर से देखो, अगर हर में 350% की वृद्धि कर दें, 350%, तो 350% को ऐसे लिखोगे, इसका मतलब अगर वो पहले 100 था तो अब 350 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 450। बात समझ में आई ये कैसे लिखा? अगर ये बोलता ना कम कर दिया जाए, तो ध्यान रखना फिर 100 में से उसको माइनस करना है, अगर बढ़ा दिया जाए तो 100 में इसको प्लस करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा था, किसी भिन्न क्या होती है, जो ऐसे बटे में लिखी होती है उसको भिन्न बोलते हैं। अगर ऊपर वाला, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये अंश ये हर, इसमें अगर 200% की वृद्धि कर दी जाएगा तो ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 450। क्लियर है? ध्यान रहेगा, बढ़ा दे तो 100 में ऐड करके यहां लिख देना, घटा दे तो 100 में से माइनस करके लिख देना। ठीक है, तो ऐसा करने से जो फ्रैक्शन है वो 5/12 बन गया। तो बस इसको सोल्व करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? किसी के मन में आया कि बोला परसेंटेज कहाँ चला गया इसका, भाई परसेंटेज ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो कट जाएगा, तो मन में ऐसा मत लाना, ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कराना। इसको काटा इससे, 15 दूनी 30, 15 3 45, आता है ना सबको काटना। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, सिर से सिर कट रहे हैं, नहीं कट रहा छोड़ दो, पैर से पैर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, तो 3 से काट दो 4 पे। अब x अपॉन में y क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान दो, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर तो 5 ही आएगा, यहां वाला 2 नीचे जाएगा, तो 2 चौके 8, तो 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। क्लियर है? ये आपका जो परसेंटेज है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो ये परसेंटेज आपका खत्म हुआ। ठीक है।